हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 की, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो एक तरह से लार्ज क्वांटिटी में जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को जो है वो प्रोसेस करते हैं या किसी भी प्रोसीजर से लेकर जाते हैं ताकि वो एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जो है उसको हम कन्वर्ट कर सके, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सके ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और उसको मार्केट में भी हम इजीली सेल कर सके। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर से। तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो जो हमारा सेकेंडरी होता है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में होता है और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो इसी सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो हम करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता है कोई भी रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, मशीनरीज के थ्रू या टूल्स को यूज करते हुए, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए और लेबर का यूज करते हुए हम एक कंप्लीट पार्ट या किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो वेस्ट है, स्क्रैप है, उसको हम फेंक देते हैं। सो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस के बीच में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है उसी रॉ मटेरियल को और उसको एंड में एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हम मार्केट में ले जाते हैं। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमारे इंडिया में। सो इंडिया की अगर बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर से ही अपनी इनकम जनरेट करती है। तो इंडस्ट्रीज का क्या काम होता है, ये जितना भी हैवी डिपेंडेंसी होती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम पे, उससे क्या करता है, ये हटके जॉब्स प्रोवाइड करता है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती, जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दूसरा, हम अगर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए टेक्नोलॉजी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड इंडस्ट्रीज हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम। कि एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे बड़ा एक इनकम जनरेशन जो है, या फिर अगर हम ये बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज्यादा जनरेट करता है वो हमारा इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। कि जो भी हम गुड्स, रॉ मटेरियल से जो गुड्स हम बनाते हैं उनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी फॉरेन करेंसी है, उसको भी हम अर्न कर सके। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, इसलिए किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी में हमारे पास आता है एग्रीकल्चर और सेकेंडरी में हमारे पास आती है हमारी इंडस्ट्रीज। तो क्या ये आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है? और अगर हम इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बूस्ट करती हैं एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। की जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हुए या फिर एग्रीकल्चरल इनपुट्स को बढ़ाते हुए, जैसे इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स को प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और वैसे ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर। एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज नॉट ओनली हेल्प द फार्मर्स but obtain agricultural inputs but has also helped them trade their products। एग्रीकल्चर सेक्टर का काम सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करते हुए ये फार्मर्स की भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ उनके जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ट्रेड में भी उनको हेल्प करते हैं ताकि वो इनकम जनरेट कर सकें। उसके बाद आते हैं ऐसे फैक्टर जो हमारे अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को।
इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या है, एक तरह से इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है, क्योंकि ये अगर चीप होगा और अबंडेंट लेवल पर मिलेगा, बहुत अच्छे अमाउंट में वहां पर अवेलेबल होगा, तो हम इजीली इंडस्ट्री को वहां पर लोकेट कर सकते हैं, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। वैसे ही लेबर जो है उसका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, कि अगर हमारी लेबर जो है वो चीप है, तो उस इंडस्ट्री को अगर इजिली जो लेबर है वो अवेलेबल है और वो चीप रेट्स पे मिल रही है, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। उसके बाद आता है पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और वो भी चीप होना चाहिए, कि आपका इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए तो वो डायरेक्टली आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल, कि इन्वेस्ट कितना कर सकते हो और क्या वहां पर बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं। अगर आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं, तो आप इजीली वहां पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्री का वो डेवलप कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन जो है, लिंक जो है वो अच्छा होना चाहिए मार्केट से रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल से हमारे इंडस्ट्रीज का। उसके बाद जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है किसी भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है लैंड, की लैंड भी जो है वो चीप होना चाहिए, ताकि हम इतने बड़े इंडस्ट्री को वहां पर सेट कर सकें। अब आते हैं हम इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन पे, कि इंडस्ट्रीज को हम किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। सो हमारे पास इसमें आते हैं 4 फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो जैसे अगर हमारे पास आयरन ओर है या फिर हमारे पास बॉक्साइट है, मैग्नीज है, तो ये सारे क्या है, हमारे पास मिनरल्स हैं, और जिन भी इंडस्ट्रीज में इन मिनरल्स का यूज होता है वो हमारी हो जाती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है मरीन बेस्ड। अब मरीन बेस्ड कहाँ पर आपको दिखेंगी, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, जो भी मरीन बेस्ड हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं वो हमेशा कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड, और जैसे अगर हमारे रबर प्लांटेशन है या फिर अगर हम बात करें वुड की, तो वो हमारे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे। सेकेंड नंबर जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, की कितने बड़े साइज की हो सकती है और कितने स्मॉल स्केल लेवल पर हमारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो जो हमारी रिलायंस है या फिर हमारी जो टाटा है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत लार्ज स्केल पे हैं, ऑल ओवर इंडिया भी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन स्मॉल स्केल में हमारे पास लोकल इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। ये बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे पास इसके अंडर आती हैं। और इसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में आपके पास कौन सी आती है, पेन मेकिंग हो गया या फिर हमारा जो मैच बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हम इजिली एक रूम में भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि इन इंडस्ट्रीज को ऑन कौन करता है और इनको ऑपरेट कौन करता है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक सेक्टर, जो ओन एंड गवर्न बाय गवर्नमेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट सेक्टर, जो कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। उसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ज्वाइंट में क्या होगा, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पर भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है और उससे शेयर एंड प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगा। और उसी के साथ हमारा कोऑपरेटिव जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है या फिर जो हमारा सेलर है वो आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे और जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में बांट लेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिनमें डायरेक्टली जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। अगर आप आशीर्वाद आटा जो आता है हमारा, अगर उसकी इंडस्ट्री की बात करो कि इस इंडस्ट्री को सेट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, वीट चाहिए, तो वीट क्या हो जाएगा, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली फील्ड से आता है और यहाँ से हम इसको एज ए फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। उसके बाद अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर केन से डायरेक्टली जब हम ब्राउन शुगर बनाएंगे या जैगरी बनाएंगे, तो ये भी जो डायरेक्टली हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में कर रहे हैं। और वैसे ही जो हमारी कॉटन होती है एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसी तरह जूट को भी यूज किया जाता है सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स को बनाने के लिए भी
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बनती है रूर। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनमें रॉ मटेरियल जो है वो एक मिनरल होता है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन ओर होता है हमारा वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। वैसे ही सीमेंट, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, वैसे ही एल्यूमिनियम भी जो है वो भी एक मिनरल है जिसको बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। द 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप की ओन कौन करता है। फर्स्ट हमारे पास जो था पब्लिक सेक्टर, इसमें क्या होगा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेल एंड सेल। और उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में क्या था कि जितना भी हमारा जो का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या तो वो एक इंडिविजुअल बियर करेगा या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको सारे टास्क को जो है वो देखेगा। तो इसमें हमारे पास आता है टीओ, बजाज एंड डाबर इंडस्ट्रीज। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं और प्राइवेटली ओन्ड है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है ज्वाइंट सेक्टर, जहां पर पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल दोनों ही इसको ऑपरेट करेंगे और जितना भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होगा उनको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जैसे अगर इंडिया की ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये जो है एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। फोर्थ नंबर पर आती है कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां पे इंडस्ट्री जो है वो ओन एंड ऑपरेटेड बाय होती हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल की। जो प्रोड्यूस करते हैं और जो सप्लाई करते हैं दे वर्क टुगेदर। और यहाँ पर क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं और शेयर एंड प्रॉफिट है या लॉस है, ये सारा जो है प्रोपोर्शनली जिसका जितना शेयर होता है ये आपस में बांट लेते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन केरला। The textile industry occupies a unique position in the Indian economy। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन क्यों है और इसका शेयर कितना है। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू अबाउट 14% की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में से इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 14% का। एंड एम्प्लॉयज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर की कोई भी ऐसा सेक्टर जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो एक तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो वो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां पर 35 मिलियन पर्सन्स को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड इट शेयर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इट्स सिग्निफिकेंट एट अबाउट 24.6% की फॉरेन एक्सचेंज में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 24.6% और हमारी जीडीपी में इसका जो शेयर है वो है 4%। फैक्टर्स फॉर कंसंट्रेशन या लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात की। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो हमें महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन वॉज अबंडेंट एंड चीप की इन एरियाज में रॉ कॉटन जो है एज ए रॉ मटेरियल हमें कॉटन जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में और चीप रेट्स पे मिलती है, क्योंकि इन एरियाज में हमारे पास क्या है ब्लैक सॉइल जो कि सूटेबल होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी और चीपर रेट्स में महाराष्ट्र एंड गुजरात में हमें एज ए रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है मॉइस्ट क्लाइमेट है, जो कोस्टल स्टेट्स है वो हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कि यहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर हम कॉटन को जब वीव करते हैं तो उसमें ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती हैं जो कि सूटेबल हैं और इसी एरिया में हमारे पास अवेलेबल है। एंड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहां पर हमें पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं और ये हमारे काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, कि इन्हीं पोर्ट से जो है वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल को या फिर हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बना हुआ क्लॉथ। और प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट की यहाँ पर मार्केट भी बहुत इजीली अवेलेबल है एज कॉटन क्लॉथ्स आर आइडियल टू वियर इन द वार्म एंड ह्यूमिड स्टेट्स की। ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये वार्म एंड ह्यूमिड है जहां पर इजीली कॉटन क्लॉथ जो है वो लोग खरीदते हैं और डालते हैं, इसी वजह से यहाँ पर मार्केट में भी इनकी जो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक आइडियल कंडीशन को बनाते हैं अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने के लिए। लोकेशन के बाद क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती हैं। सो पावर सप्लाई इज इरेटिक इन आवर कंट्री की पावर सप्लाई जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है और जो हमारी मशीनरी है वो भी अपग्रेडेड नहीं है, जिसकी वजह से हम प्रोसेसिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं। लो आउटपुट ऑफ लेबर की जो हमारी लेबर है वो इतनी ज्यादा या तो स्किल्ड लेबर नहीं है या सीजन्स में शॉर्टेज ऑफ लेबर भी देखने को मिलती है। एंड वी नीड टू
import कॉटन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड, कि कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद हमें जो है वो कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी नहीं है, मशीनरी इतनी ज्यादा हाई लेवल अपग्रेडेड नहीं है, या फिर हमारे पास लेबर की प्रॉब्लम है, एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इसी वजह से उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन जाती हैं फिर हमारी सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। के बाद अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली। तो हुगली रिवर हमारी कहाँ आती है, वेस्ट बंगाल में, और ये अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इसके जो है वो हुगली फ्लो करती है और हुगली जो है हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। एंड प्रोक्सीमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया टू द हुगली बेसिन, की जो हमारा हुगली बेसिन है इतने सारे पार्ट में हमारे पास जूट प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई लेवल पे किया जाता है। एंड इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द हुगली रिवर, कि ये जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है इस रिवर में जितना भी हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही चीप रेट में हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज वेल कनेक्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, की वाटरवेज के अलावा ये नेटवर्क अगर हम रेलवे की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा कनेक्टेड है, एंड वाटरवेज एंड रोडवेज ऑल्सो फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। तो ये एक रिवर है जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो करता है, तो यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती, इसी वजह से एक बहुत अच्छा एरिया है हमारे रॉ जूट को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो इसके जितने भी नेबरिंग स्टेट्स है जैसे झारखंड, बिहार, यूपी एंड उड़ीसा, तो यहाँ से हमें इजिली चीप लेबर जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होती है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर हमें इजिली वो लेबर भी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। कोलकाता एज ए पोर्ट एंड लार्ज urban center provides banking, insurance and port facilities। तो रोडवेज रीजंस फॉर लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स क्लोज टू द फील्ड्स, की जो हमारी शुगर मिल्स होती हैं वो हमेशा एग्रीकल्चरल फील्ड्स के पास क्यों होती हैं। तो ये चीज आप ये समझो कि जो हमारा शुगर केन है वो हमारा बहुत ज्यादा बल्की मटेरियल है जिसको हम ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज्यादा क्लोज लगाएंगे ताकि अगर हमें बहुत दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास लेबर की या फिर हम बात करें मार्केट की, तो उसमें अगर क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है वो बल्की है लेकिन इसका फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा, इतना ज्यादा बल्की नहीं होगा। इसी वजह से मार्केट अगर दूर भी हो तो चलेगा, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो हमेशा पास होनी चाहिए क्योंकि बल्कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और वैसे ही लेबर जो है उसको एम्प्लॉयमेंट दिखेगा तो वो दूर से भी आएगा। तो इसीलिए ये आपके पास एक पैटर्न बनता है कि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल के पास होगी, लेबर और मार्केट जो है वो यहाँ पर इस केस में दूर होगी। तो हमारा जो एज ए रॉ मटेरियल शुगर केन जो हम यूज करने वाले हैं इस शुगर को बनाने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा बल्की है एज कम्पेयर टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसलिए जो हमारी इंडस्ट्री होगी वो हमारी कहाँ पर होगी, हमारे रॉ मटेरियल के पास। गुड्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, उनको हमेशा इंडस्ट्री वहां पे लगानी पड़ती है जहां पर हमारा रॉ मटेरियल बहुत पास में हो। पास आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड जो इनका रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसलिए इनको हैवी इंडस्ट्री या फिर लार्ज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कंसंट्रेटेड है अराउंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास आयरन ओर जो है वो बहुत लो कॉस्ट में और बहुत अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में मिलता है। मटेरियल्स इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, की यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो बहुत हाई ग्रेड का मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वहां पर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे रीजन्स आते हैं, स्टेट्स आते हैं, तो वहां से लेबर जो है वो इजिली प्रोवाइड की जाती है। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, की जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इनका होम मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है एंड यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आउटपुट मिलता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, बिकॉज दिस रीजन हैज मेनी थर्मल एंड हाइडल पावर प्लांट्स, कि इस एरिया में थर्मल और हाइडल पावर प्लांट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कंटिन्यूस है और चीप है। हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो है एल्यूमिनियम, और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज्यादा लाइट मेटल होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट का। इट इज मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, की जब हम एल्यूमिनियम को किसी और मेटल के साथ जब है कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
और इसके यूजेस क्या क्या हैं, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स में यूज करते हैं, पैकिंग में या यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, वायर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, एंड पॉपुलैरिटी गेन्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। को स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड के कंपैरेटिवली ज्यादा यूज किया जाने लगा है। इसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया है कि इन सबको ना प्रोड्यूस करते हुए, इन सबको ना एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हुए एल्यूमिनियम का जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होना शुरू हो गया। और हम जो हमारा एल्यूमिनियम है उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, हमारे एयरसोल्स में करते हैं, अप्लायंसेस में करते हैं, या फिर हमारी जो एल्यूमिनियम ट्रेज हैं या जो पैकेजिंग के लिए है हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। आती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स, सेट्स ऑफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स फॉर द मासेस। के ये जो है हमारे टेलीविजन हैं या फिर हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये हमारी सारी इंटायर पॉपुलेशन, अगर आज के टाइम में देखो तो अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है जहां पर हर कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज करता है। तो ये क्या है, पूरी पॉपुलेशन के लिए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट हेल्प्स अस सेट अप फोन एक्सचेंजेस, टेलीफोन्स, सेलुलर टेलीकॉम, रेडियोज एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स विच हैव एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन, डिफेंस, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। तो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स में चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेटली यूज करे जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का भी जो है वो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी। इट हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। की यहाँ पर क्या है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। दिस इंडस्ट्री हैज बीन earner because of its fast growing business process outsourcing sector, जिसको हम बोलते हैं BPO सेक्टर। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इन्होंने डेवलप किए हैं हमारे 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स, और ये हमारे जो है वो हाईली डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को। के जितने ज्यादा फायदे हैं उतने ही ज्यादा इसके नुकसान हैं, क्योंकि ये जो है वो पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या फिर थर्मल पोल्यूशन हो जिनमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर नॉइज पोल्यूशन हो, यही सारे टाइप्स के पोल्यूशन जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं। और वैसे ही एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जितनी भी स्मोक हमारी इंडस्ट्री से निकलती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, और जब हम इन फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं या फिर हम इस पोल्यूशन को इग्नोर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एयरबोर्न डिसीजेस को भी जो है वो बर्थ देती है। पोल्यूशन है उसमें मेजर जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं वो है डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स एंड सॉल्ट्स, जो हमारी इंडस्ट्री से निकलते हैं और डायरेक्टली वाटर में बिना किसी प्रोसेसिंग के डंप किए जाते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, pesticides and fertilizers and synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. discharged in the water bodies without any treatment pollute the water bodies। कि जितने भी हमारी रिवर्स है, अगर हम गंगा की बात करें या दिल्ली रीजन में हम यमुना की बात करें, तो लेदर इंडस्ट्रीज होने की वजह से, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ई वेस्ट होता है या फिर हमारा जो केमिकल वेस्ट होता है वो डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी जो है हमारी पोल्यूटेड होती जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, जो जनरेट होती है हमारे नॉइज से। तो कंप्रेसर्स हो या मशीन्स हो, फर्नेसेस हो, लूम्स हो, एग्जॉस्ट फैंस हो, इन्हीं सब जो चीजें हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करती हैं, जिनकी वजह से हमारे को ये जो नॉइज है ये बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर को रेस करती है, या फिर हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी जो है इसके देखने को हमारी बॉडी पर मिलते हैं। वो है लैंड पोल्यूशन, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजों को यूज करते हुए कहीं ना कहीं पर डंप करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी अर्थ की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, या फिर हमारे पास लैंड पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। लैंड एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज इनटू द सॉइल। की सॉइल जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और वहां पर और भी ज्यादा जो डिसीजेज हैं वो बॉर्न हो सकती हैं। थर्मल पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन जो होता है, जितने भी हमारे जो वेपन्स बनते हैं वो सारे क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का, जो बाद में कॉज कर सकते हैं कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये जो है सबसे ज्यादा डेंजरस एक तरह से पोल्यूशन होता है, जो किसी भी रीजन में हो तो वहां पर बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कंट्रोल एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन को हम किसी भी एक इंडस्ट्री से कैसे रोक सकते हैं। सो पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज विद फैब्रिक फिल्टर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एक्सेट्रा, कि जो भी हमारी इंडस्ट्री होती है यहाँ पर इसकी जो चिमनीज होती हैं उनमें स्मोक स्टैक्स लगाए जाएं या फैब्रिक फिल्टर्स लगाए जाएं, ताकि जितनी भी हमारे केमिकल्स जो हैं वो जो एयर में जाने वाले हैं वो फिल्टर होकर जाए। एंड इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एरोसोल्स एमिशन कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स एंड इनिशियल सेपरेटर्स, की यहाँ पर जितने भी हमारे एरोसोल्स या हमारे जितना भी एरोसोल जो एमिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। एंड स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, क्योंकि कोल जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करता है, लेकिन अगर हम सबसे कम रेशो देखें, अगर कंपैरेटिवली ऑयल या फिर हमारा जो कोल है उसके कंपैरेटिवली गैस जो है वो हमारा कार्बन एमिशन जो है उसका वो कम होता है। Adopted by the National Thermal Power Corporation for preserving the natural environment and resources, कि हमारा जो NTPC है वो कैसे हेल्प करता है नेचर को या इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहेंगे वैसे वैसे ही जो पोल्यूशन है वो कम होगा, क्योंकि उसको हम उसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए जो अपग्रेडेशन है हमारे इक्विपमेंट्स का वो होना जरूरी है। एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, की जितने भी हमारे थर्मल पावर को जो प्लांट्स हैं उनसे जितनी भी ऐश जनरेट होती है उनको हम एक तरह से उसका जो वेस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर दें, या फिर हम ऐश जो है उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज कर दें। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, की जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स को बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन होता है उसी तरह थर्मल पावर प्लांट के बाद क्या हम करें, उसके अराउंड जितना भी एरिया है उसको एज ए ग्रीन बेल्ट बना दे, ताकि वहां पर जो इकोलॉजी है जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस बना रहे। थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मैनेजमेंट, की यहाँ पर हम जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा एश पॉन्ड मैनेजमेंट है उसको अच्छा रखें, एश वाटर जो है उसको रिसाइकल एक प्रॉपर सिस्टम से करें, और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी प्रॉपर हैंडल करें। एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहां पर उस एरिया में ज्यादा लेवल पर पोल्यूशन ना हो, अगर हो तो वहां पर ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाए या फिर उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।